ओके बेटा, अब जो है चालू हो चुका है। अब आप लोग जो है बदमाशी मत कीजिएगा, ठीक है? आप लोगों के लिए सर हमने नहीं रिकॉर्डिंग किया चालू। सर। हाँ सॉरी, सर हमने नहीं किया सर कुछ भी। कोई बेटा, सर कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही कर सकते हो बस। एक्चुअली कई बार नहीं, मैं वो सारी चीजें जो है टेक्निक नहीं बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो है आपके भी हाथ में है। थोड़ी सी अगर जो इधर से उधर बटन दबा दोगे ना, मतलब वहां से छेड़ना शुरू कर दोगे एक स्टेप के आगे, तो वो जो है, क्योंकि ये इतना प्रोटेक्टेड नहीं ना, तो इसी कारण से जो ऐसा हो जाता है। चलिए, और ज्यादा प्रोटेक्टेड कर देंगे तो फिर हम ही को ही चलाने में दिक्कत होगा। अब मैं उसके अंदर से जाऊं, फिर उसको बंद करो, उसको चालू करो, तो मेरे लिए भी काफी कठिन हो जाता है। क्लास में हमें 1 घंटे का ही समय मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है 11 यानी कि 11 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। तो चलिए सेकंड पढ़ते हैं। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट ईच अदर। यानी कि वो ये नहीं बता पा रहे थे कि कैसे, यानी कि जो है हाइड्रोजन के अंदर भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से हीलियम के भी अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन इनकी ऐसी क्या चीज हो जा रही थी जिसके कारण से इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जा रही थी, यानी कि पूरी की पूरी यानी कि चेंज हो जा रही थी। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, बाद में जो कहा साइंटिस्ट ने, कि इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बनावट, इनकी अरेंजमेंट, इन सब चीजों के कारण जो है यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है अलग हो जाते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट हो? श्याम, आदित्य, अगर जो किसी को डाउट हो तो आप लोग रेज हैंड कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके ठीक है, चलिए। यस सर। आ, यानी कि जो है इस प्रकार से, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि कैसे जो है यानी कि डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो है डिफरेंट एलिमेंट, जैसे मैंने बताया कि इसके कारण क्या होते हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल। क्यों जो है यानी कि एटम्स कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, जैसे ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं या अपनी एनर्जी को कम कर लेते हैं। जैसे ही अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो यानी कि क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यानी कि बॉन्ड को बनाते हैं। जो भी दुनिया में कोई भी किसी से अगर जब बेनिफिट नहीं होता तो जुड़ना नहीं चाहता। अगर जो उनको जुड़ते तभी है जब उनसे किसी ना किसी मतलब को क्या हो, यानी कि जो है फायदा हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है जोड़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम इन मॉलिक्यूल्स। वो ये नहीं समझ पा रहे थे क्यों जो है ये आपस में बंध जा रहे हैं, किस फोर्स के कारण। अभी आप लोगों को पता होगा कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, हाँ। तो यानी कि उस समय उनको ये नहीं पता था कि किस कारण से जो है यानी कि जो है आपस में जो है यानी कि क्या हो जाते हैं, बंधे होते हैं। तो जिस कारण से जो है उनके सामने ये भी समस्या थी कि कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ जो है यानी कि जो है जुड़ जाते हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन गे लुसाक ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये उन्होंने जो है गे लुसाक के वॉल्यूम लॉ को भी जो यानी कि नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, तो ये भी इसकी क्या थी, डिमेरिट थी। It did not make any distinction between ultimate particle of an element that take parts in reaction atom and ultimate particle that has independent existence। इसका मतलब है सिंपल, कि जब कोई भी एटम कंबाइन करता था ना, कंबाइन से पहले उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कंबाइन के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल इंटायरली जो है अलग होती है। वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता इनिशियल के प्रॉपर्टी के अनुसार से। ये फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सी थ्योरी है। अब आपके सामने जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया था, इसलिए जो आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए शुरू करते हैं। एटम क्या होता है? मैंने आपको बताया कि द एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और यही जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो है पार्टिसिपेट करता है। आपको याद भी रखना है। आगे मैं बताऊंगा कि नहीं, एटम नहीं, एटम के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और ज्यादा प्रिसाइज नहीं। तो बेसिकली अभी आप लोगों को यही समझ जाना है कि एटम ही जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, यानी कि जो है रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वही कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग बट जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज सच। ये जो है ना केमिकल बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि फ्रीली नहीं करते। जैसे मैं कहूँ तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो एटम ले लिया, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के ये क्या बना देंगे, यानी कि H2 गैस बना तो देंगे। हाइड्रोजन। हाँ ओके बेटा, थैंक यू। तो यानी कि क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। ये जो है हाइड्रोजन है ना, तो ये फ्री स्टेट में रहना चाहता है, ना ये हाइड्रोजन फ्री स्टेट में रहना चाहता है। तो जिस कारण से क्या करते हैं, यानी कि हम लोग जो क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो हो जाता है कि
ये जो है यानी कि इंटायरली प्रॉपर्टी यानी रखता है, लेकिन ये जो है क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि कंबाइन के फॉर्म में करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस फॉर्म में H2 के फॉर्म में जो है स्टेबल रहता है, जबकि इस फॉर्म में स्टेबल जो है नहीं रहता है। इस कारण से क्या करते हैं, यानी कि H2 के फॉर्म में जो है यानी कि जो है स्टेबल रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यानी कि जब आप एटम से जब मिलके मिलते हैं, बहुत सारे 2 या मोर देन 2 एटम से जब मिलके बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो जो है यानी कि एटम से जो प्रॉपर्टी होगी यानी कि बिल्कुल ही अलग होगी। हम लोगों को ज्यादा फोकस किस पे करना है, यानी कि एटॉमिक मास पे। यहाँ ध्यान से सुनना, आपको मैं बहुत सारी चीजें नई बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। खैर, अब आप लोगों ने एटॉमिक मास का मतलब ये तो जरूर समझते होंगे कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम। मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, यस पहले सर। मैं डेफिनेशन बता देता हूँ यस सर। कि क्या होता है। हाँ, द नंबर ऑफ विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट हैवियर देन 1/12 ऑफ, यानी कि बेसिकली क्या कहता है कि 1/12 मास जो होगा वही एक एमयू के बराबर होगा, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। वन एटम का मास यूनिट कितना हो जाता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये याद रखना, वन एटम का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अगर जो कहीं तुम्हें 6.6 भी दिख जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसका भी मतलब लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने कार्बन को ही क्यों लिया। मैं इससे पहले एक चीज और बताता हूँ कि अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम लोगों को छोटी एलिमेंट को मैं पहले अपने से बता देता हूँ क्योंकि समय नहीं है, 17 हो चुके हैं तो मेरे पास समय नहीं है, इसलिए जो बाकी बच्चों से मैंने पूछा था आपकी बैच में पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमने 9-11 में शुरू किया था, 8-11 में। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है यानी कि हाइड्रोजन से हम लोग क्या करते थे, मास को मेजर करते थे। यानी कि हाइड्रोजन से ही क्यों करते थे, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट था, सबसे लाइट एलिमेंट था, जिस कारण से इससे हम लोग क्या कर सकते थे, सारी चीजों को, छोटी 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 चीजों को मेजर कर सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या आने लगी कि जब छोटी से छोटी चीज को मेजर करने के लिए, तो ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे को यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है, यानी कि रेलवे स्टेशन, वैसे तो 50 किलोमीटर है, 62 किलोमीटर है। अब मैं इसको सेंटीमीटर में नापूंगा तो ये क्या एग्जैक्ट यूनिट होगी क्या, नहीं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना नो पड़ेगा, सर। किलोमीटर में मेजर करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब बड़े यूनिट आ गए तो इसको मास को मेजर करने में इनको काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम आने लगी। और जब काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी तो जिस कारण से यानी कि क्या करने लगा कि जो है इसको कोई दूसरी यूनिट चाहिए जो छोटे को भी मेजर कर सके और किसको कर सके, बड़े को भी मेजर कर सके। तो इन्होंने जो है उस समय जो है इंट्रोड्यूस किया किसको, यानी कि कार्बन को इंट्रोड्यूस किया। इनको यानी कि इन्होंने हाँ, किसको सॉरी इन्होंने किसको यूज किया, जो है ऑक्सीजन को पहले यूज किया। ऑक्सीजन क्यों किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, इजीली अवेलेबल हो जा रही थी, तो इस कारण से यानी कि जो है इसको यूज किया गया। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत क्या आने लगी कि ऑक्सीजन जो था ना वो बड़े से बड़े एलिमेंट को जो यानी कि क्या कर रहा था, यानी कि जो मेजर कर दे रहा था, लेकिन जो छोटे से छोटे एलिमेंट थे उसको मेजर नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से ये भी जो है अप्रोप्रिएट नहीं था। हमें ऐसा यूनिट चाहिए था जो क्या कर सके, छोटे से छोटे यूनिट को भी मेजर कर दे, बड़े से बड़े को भी। ऑक्सीजन बड़े को कर रहा था, हाइड्रोजन छोटे को कर रहा था, दोनों में तालमेल नहीं बना, जिस कारण से ऑक्सीजन को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर बात आई कार्बन की। अब कार्बन के सामने भी वही समस्या आ गई जो किसके सामने आ रही थी, ऑक्सीजन की। ये बड़े से एलिमेंट को क्या कर रहा था, मेजर कर दे रहा था। यानी कि बेसिकली आप जैसे मान लो कि दुकान में जाते होगे चीनी लेने या चावल लेने या जो भी चीज लाने जाते हो, वो बगल में एक रेफरेंस रखता है, यानी कि लिखता है, और जैसे उस मेट से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है आप क्या करते हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको 1 kg चीनी दे देता है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन अब जब छोटी चीज है, मुझे मान लो कि मेरे को कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे को 20 दाने दे दो, अब 20 दाने डेली गिन गिन के देगा तो यानी कि उसके लिए भी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते कि कार्बन 12 को इंट्रोड्यूस करते, लेकिन कार्बन 12 में भी जो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम थी वही आ गई। लेकिन उस समय साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो देखते क्या 1/12 करने पे क्या आता है। अब क्यों 1/12 किया गया, क्योंकि डजन में सारी चीजें चलती थी। अगर जो डजन में सारी चीजें चलती थी, इसलिए उनके मन में जो है 1/12 आया। फिर जब उन्होंने देखा कि 1/12 का मास क्या, तो यही मास जो है हाइड्रोजन एटम के बराबर का आ गया। अब यही आ गया तो यानी कि इन लोगों को बल्ले बल्ले हो गए कि यानी कि एक छोटी सी यूनिट को भी मेजर कर सकते हो, बड़ी सी यूनिट को। अगर जब मुझे निकालना हो कि कितना पार्ट है उसका, जो है 1/12 कर देंगे तो यानी छोटा यूनिट निकल जाएगा। इस प्रकार से यानी कि जो है 1/12 लिया गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अगर एक और चीज बता दो,
अगर जो इसका 116 उस समय लिया जाता साइंटिस्ट के द्वारा तो भी बिल्कुल सही आ जाता, ऐसा नहीं कि गलत आता। उस समय भी 116 यानी कि 112 इसका कर रहे हो तो इसका भी तो मास वही आ जाता, लेकिन उस समय लोगों को सूझा नहीं, यानी 112 ही दिखा, इसीलिए जो हम लोगों ने क्या करा 112 के ही अनुसार से जो है यानी कि यूज, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो है यानी कि जो हम लोग क्या कर लेते हैं यानी कि जो है यूज कर लेते हैं। आप लोग लेफ्ट मत होइए प्लीज, जो है आप लोगों को मैं कुछ नया ही बताऊंगा, आप लोगों के जो है जो वहां पे चलते हैं उससे ज्यादा चीजें बताऊंगा। अगर जो किन्हीं के प्रॉब्लम है तो लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ऐसे जो है मेरे ख्याल से लेफ्ट करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं। अब देखो यानी कि एटॉमिक वेट निकालना है, वेट ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, यानी कि इस प्रकार से हम निकालते थे, लेकिन बड़ी से बड़ी जो है यूनिट का हम लोग क्या कर सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। तो इसके लिए जो हमने क्या करा कि 1/12 यानी निकाला। उसी तरह से देखो अगर मुझे ऑक्सीजन का वेट निकालना होता तो यानी कि 116 करते तो चीजें जो है बिल्कुल सही आ जाती और क्या कर लेते आप जो है इसकी जो वैल्यू निकाल सकते थे। चलिए, लेकिन हमारे सामने ये जो है यानी कि जो है अरे ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते थे यानी कि जो है निकाल सकते थे एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, हाँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे था कि कार्बन 14, हम लोग क्यों कार्बन 12 का ही यूज करते, कार्बन 14 का यूज नहीं कर सकते, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन कैन एल्स, इफ यू नो प्लीज टेल मी, आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर जो किसी को पता हो तो प्लीज। चलिए, किसी ने नहीं बताएंगे क्योंकि सोच रहे, सर नहीं हाँ पता बोलिए। है। ओके बिल्कुल, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर को बता दिए तो कहीं सीख गए तो, ठीक है ओके चलिए। एक्चुअली क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ कार्बन 14 का यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कार्बन 14 का जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, कार्बन डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है। ओके वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन नहीं कह सकते, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 14 का। चलिए मैं समझाता हूँ, थोड़ी सी बातें आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके स्कूल में नहीं बताई जाएगी। जो कार्बन 14 होता है ना, वो जो यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग का नाम सुने हो? यस सर। कहाँ पे यूज होता है, यस सर। बताइए कहाँ पे यूज होता है? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली ना एज डिटर्मिनेशन के रूप में यूज किया जाता है, एज डिटर्मिनेशन के रूप में। अब एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि सपोज करो कि आप लोगों ने जो है, हाँ वेरी गुड, एज ऑफ ओल्ड थिंग्स, वेरी गुड थैंक यू। अब यानी कि क्या होता है कि सपोज करो कि मेरे को मान लो कि आप लोग सुने हो कि डायनासोर जो 3000 साल पहले थे, वो कैसे कह देता है, यानी कि कहता है ना कि इसकी लाइफ ये 60 साल पहले मर गया था, ये जो है 50 साल पहले यस था। सर। यानी कि ये जो है कैसे करते हैं, यानी कि आप लोग जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका यूज करते हैं कार्बन डेटिंग का। कैसे यूज करते हैं तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। कार्बन 14 को जो है ना पूरा डिकम्पोज होने में करीब करीब 6000 साल लगते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। यानी कि 100% डिकम्पोज होने में कितने साल लगते हैं, 600 ईयर जो है लगते हैं। अब मान लो कि 6000 साल लगेंगे किसी चीज को पूरा का पूरा डिकम्पोज होने में, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग जो है C14 का यूज है, जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि किसी व्यक्ति की आयु कार्बन 14 के लिए मैं समझाने के लिए एग्जैक्ट जो होता है 5870 के आसपास होता है कार्बन 14 को पूरा डिकम्पोज 100%। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे, सपोज करो कि मैंने मान लिया कि कार्बन 14 की लाइफ जो है यानी कि कितनी होती है, 100 होती है। अब जैसे ही 100 होती है तो मैंने कहा कि ये 20% डिकम्पोज हो गया, यानी कि इसकी उम्र कितनी हो गई, 20 ईयर हो गई। मैंने सिंपल इसलिए लिया ताकि कि आपको समझ में आ सके, लेकिन यहाँ पे 5870 लोग तो यानी कि जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए जो हमने यहाँ अप्रोक्सीमेटली आप क्या कर सकते हो यानी कि लिख सकते हो 6000 होती है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 100 जो है यानी कि क्या हो जाएगा 1 में, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। तो और इसको जैसे सॉल्व करोगे तो यानी कितना आ जाएगा 20 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस यस। प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी जो है एज निकाल सकते हो। अब आपके सामने समस्या ये है कि क्यों हमने जो है यानी कि कार्बन 12 का यूज किया। पहली बात तो उस समय कार्बन 40 का उतना ज्यादा एग्जिस्टेंस था नहीं, जिस कारण से हम लोग को जो है यानी कि किसका यूज करना पड़ा, कार्बन 14 का ही कार्बन कार्बन 12, 12। कार्बन 12 का यूज करना पड़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़े। नो सर। ओके थैंक यू। नो सर। हाँ चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। चलिए यहाँ से हम लोग जो है
आपको मैं समझाता हूँ, मैं कुछ अभी जो है बता नहीं रहा हूँ क्योंकि फटाफट से जो मुझे थोड़ा खींचना है, नहीं तो मैं एक चुटकुला सुनाया था पिछली क्लास में, तो आप लोगों को बाद में सुना देंगे कभी, ठीक है। हाँ, यानी कि आपके सामने क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे आपकी क्लास में कहा जाता होगा कि एवरेज मार्क्स जो है इतने परसेंट आए हैं सबके, ठीक है। तो हम बेसिकली निकालते कैसे हैं, सपोज करो कि एवरेज, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एलिमेंट आर फाउंड इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, यानी कि जैसे कि मैं कहूं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाँ, कौन से होते हैं, कोई मुझे बता Yes, सकता sir. है? हाँ बताइए। प्रोटियम ट्यूटेरियम Deuterium, ट्रिटियम। deuterium, हाँ tritium. वेरी, हाँ यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम। इसको ड्यूटेरियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ट्रिटेरियम कहते हैं, ठीक है। Secretariat. हाँ ओके, ठीक है। यानी कि ये जो होता है प्रोटेरियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, ये क्या होता है, ट्रिटेरियम होता है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि इसके 3 आइसोटोप है। अब इनकी परसेंटेज अलग अलग पाई जाती होगी, कितना कौन परसेंट पाया जा रहा है, इस हिसाब से यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना मास होता है। इसी कारण से आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट के मास होते हैं एग्जैक्ट नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन का 1.2, Yes, कार्बन sir. का 12 पॉइंट समथिंग, ऑक्सीजन का 16 पॉइंट समथिंग। ये इसी कारण से होता है, क्यों? क्योंकि ये जो है आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। जिस कारण से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे इसका जो निकाला जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के सामने। अब जैसे मान लो, हाँ, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका जो एवरेज परसेंटेज निकाला जाता है, या एवरेज एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, एटॉमिक मास इक्वल टू कितना हो जाएगा। सपोज करो कि मैंने जो है ए एंड बी ले लिया, ठीक है, ए एंड बी ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए जितना परसेंटेज दिया रहे, यानी कि परसेंटेज ऑफ ए, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस यानी कि क्या होगा, मास ऑफ बी So प्लस, B हाँ, into परसेंटेज ऑफ I. बी। और जितना परसेंटेज है, यानी कि 100 है तो 100। अगर जो यहाँ पे परसेंटेज 1000 के टर्म में दिया रहता तो यहाँ पे आप लोग क्या करते, 1000 के टर्म में यानी कि निकालते। वो जैसा आपको क्वेश्चन दे रहा है तो यानी कि उस प्रकार से आपको ये, अगर जब परसेंटेज में कहता तो यहाँ पे आप क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। एवरेज एटॉमिक मास से पूछा तो यानी कि सर इस प्रकार इंटू से नहीं होगा क्या हो गया, सर, कैसे बोलिएगा? मास इंटू बी टू परसेंटेज ऑफ बी। हाँ, तो ये तो परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ बी तो लिखे। पीबी का मतलब क्या है, अच्छा आप लोगों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन ए का मतलब है मास ऑफ ए, मास ऑफ ए है, यानी कि पी ए का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। एमबी का सर मतलब है सर ये परसेंटेज, बोलिए, सॉरी। सब मास ऑफ बी इनटू मास ऑफ परसेंटेज ऑफ बी। हाँ, अच्छा अच्छा, सर सॉरी, आपने यहाँ पे अपने प्लस लिख दिया है ना, ओके सॉरी, यस सर, यही बोल। ओके सॉरी, 1 मिनट में इसको सुधार देता हूँ, मैंने गलती से लिख दिया है। ओके, थैंक यू बेटा बताने के लिए, यानी कि ये हो जाए, ठीक है। यानी कि एमबी का मतलब होता है मास ऑफ बी, और पीबी का मतलब होता है, आप लोग ये वाला डाटा नहीं सोचिएगा एमबी में डाटा मिला है। एक जीबी में कितना डाटा मिलता है आप लोगों को एमबी में पता है? परसेंटेज ऑफ, सॉरी मैं भी कहा भटक जाता हूँ। Percentage हाँ of B. हाँ, परसेंटेज ऑफ बी, थैंक यू बेटा, अब बता दिए, परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है, यानी कि और। लेकिन आपको मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। 1024 होता है मेरे ख्याल से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जो 1 GB में जो होता है वो एग्जैक्ट 1024, हाँ, ओके थैंक यू। अब यानी कि जो है आपके सामने जो है, यानी कि एक और फॉर्मूला याद रखना कि जो है कितना होता है, जैसे कि आपके सामने जो है वो क्या करेगा, एवरेज एटॉमिक मास, अगर जो सपोज करो वो किस टर्म में दिया है, कि मोल के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि मोल के टर्म में दिया है तो आपको क्या करना है, मास ऑफ ए इनटू मोल ऑफ ए। आपको इस बार परसेंटेज नहीं लेना है, फिर क्या लेना है, ये आगे जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पे जो है आपको मदद मिलेगा, मास ऑफ बी इनटू मोल ऑफ बी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एन ए प्लस एन बी लिख सकते हो, अगर जब And परसेंटेज, B. हाँ। Yes. यानी कि यहाँ पे एन ए क्या है, मोल ऑफ ए, यहाँ पे एन ए एंड एन ए बी लिख देता हूँ साथ ही में, एन बी आर मोल ऑफ
ए एंड बी। ठीक है, यानी कि अगर जब मोल के टर्म में दिया रहेगा तो भी ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लो कि वो जो है एक और तरीके से निकालने के लिए पूछा जाता है, ये आगे बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा इसका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एवरेज एटॉमिक मास का एक और फॉर्मूला होता है। अगर जब आपको रेशियो दे दिया जाए, परसेंटेज ना देके वो क्या करता है, रेशियो दे देता है, तो यानी कि मास ऑफ ए इनटू रेशियो ऑफ ए प्लस बाकी चीज, सब चीजें लगभग लगभग सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तरीके अलग है। मैं क्वेश्चन को ही क्या कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से करा दे रहा हूँ। मास ऑफ बी इनटू रेशियो ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। आपको जो है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मैं क्लोरीन का लेता हूँ, क्लोरीन जो है 35 है इसका मास, दूसरे का क्लोरीन कितना है, 37 है। इसका परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है, और इसका परसेंट कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 75%। आपसे बोला गया कि फाइंड द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, फाइंड द, हाँ आप वेरी गुड दिव्यांश, आपने पहले आंसर बना दिया। फाइंड द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, यानी कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला बताया कि आप क्या करो, मास ऑफ फर्स्ट ए का लिखो यानी क्लोरीन का, उसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज से हम लोग लिखेंगे, प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड वाले का लिखेंगे। अगर जो तीसरा दिया रहता तो तीसरे के लिए भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही का निकाल सकते, जितना दिया रहेगा ए बी सी उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, परसेंटेज लिखते चले जाओ। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि क्या हो जाएगा, 37 इंटू 25, और यानी कि टोटल 100 है तो यानी कि 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 35, 50 और 100, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35.5। इसी कारण से जो क्लोरीन का जो मास लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 35.5 लिया जाता है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। इसी तरह से अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है, तो जैसे आपको कहा जाएगा तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास ए बी और सी है। ठीक है, इसका मास मैं ले लेता हूँ 20, ये मास है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ना देके जो सिंपल फॉर्म में दे रहा हूँ, 20, 40 और मैंने इसको 60 मान लिया। अब इसके अंदर जो है मेरे को दे दिया रेशियो, रेशियो कितना दे रहा है, 2:4 4:2 और मेरे को 6 दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ एबीसी, फाइंड द एवरेज मास ऑफ, एवरेज मास ऑफ ए बी एंड सी। क्या कोई निकाल सकता है, फटाफट से मुझे बताइए क्या आंसर होगा। अगर जो कोई मुझे बता सकता है, मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज बताइए फटाफट से। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग जो है बता दीजिए। 40। कितना आ गया, और क्या मैं 1 मिनट में थोड़ा सा, 1 मिनट मुझे देना, थोड़ा सा मैं ग्रुप से इसमें वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं लेफ्ट हो चुका हूँ इसमें, ताकि कोई भी एडमिशन मांगे तो मैं इसको दे सकूं। नॉट नाउ, ठीक है, सर चलिए आप लोगों ने निकाल 46.7 लिया। 46.7 Yes, sir. हाँ, 46.3. ओके, यस सर, ओके चलिए, ठीक है, तो यानी कि मैं वापस जुड़ चुका हूँ। अब यानी कि क्या है, आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, निकालते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि जब आपके सामने दिया हुआ 20:2 यानी कि जो भी रेशियो दिया रहे, प्लस 40:4 प्लस 60:6। ठीक है, अब देखो यानी कि कितना हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि कितना हो गया, 40 और 160 यानी कि 200 और 360 560, यानी कि मैंने सही जोड़ा है, देख लीजिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉरी, मैंने परसेंटेज में नहीं निकालने कहा ना बेटा, मैंने क्या कहा था कि रेशियो दिया हुआ है, आपको जब रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो के अनुसार से निकालोगे ना। आपने 100 से डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है, 100 से डिवाइड नहीं करना। मैं सॉरी, नीचे प्लस करना है,
हाँ, नीचे जो जो भी रहेगा यानी कि जो भी है उसको प्लस करना पड़ेगा जब रेशियो दिया रहेगा या मोल दिया रहेगा। सर हाँ 12 सॉरी, नहीं आएगा इसका। अच्छा सर नीचे सॉरी 12 मैंने गलत जोड़ दिया है। ओके 12 सॉरी आएगा। बेटा, मैंने जो गलत जोड़, हाँ ये 12 हो जाएगा। मैंने 10 जोड़ के जो है क्वेश्चन बनाया था, लेकिन एक्चुअली गलती से जो है मैंने ज्यादा लिख दिया 12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4.67। ऊपर तो सही है ना, 40 60 यस सर। 200 और 365 60। वो बच्चों 48 6 12 5 60, मेरे ख्याल से 45 आ जाएगा। सही है कि गलत है? 8 नहीं 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 गलत सर है। 80 आएगा ना 46.7 में राउंड ऑफ करके। सर हाँ 46.3। 46 के आसपास का, ठीक है 46% के आसपास जो है यानी कि आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको जो है निकाल सकते हो, 46 के आसपास जो है इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जो भी हो 46 के आसपास जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, ये रहा। अगर जैसे सपोज करो कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दिया हुआ है ए बी सी डी, मेरे पास 4 चीज दिए हुए हैं। इनका मास दिया हुआ है मेरे पास, मास कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है और मैंने 100 ले लिया। और इनका मोल दिया हुआ है, वो 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और मैंने 6 ले लिया और 2 ले लिया। अब इसका जो है एवरेज बताना है, एवरेज मास ऑफ ए बी सी, एवरेज मास ऑफ, एवरेज मास ऑफ ए कोमा बी कोमा सी एंड डी। आपको जो है इसका निकालना, आपके सामने जब भी कितना भी दे दिया जाए कोई डरना नहीं है, 50 यानी कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो। हाँ सर कितना आ 50 गया? ओके 50 चलिए अब हाँ चलिए मैं निकाल देता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 मोल प्लस, ठीक है, और 40 इंटू 4 मोल प्लस 50 इंटू 6 मोल प्लस 100 इंटू 2 मोल्स और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि 12। 4 6 और 12 टू 14, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि जो है यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको 40 प्लस 160 प्लस 300 प्लस 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। ये 500 और 500 और 200 यानी कि 700। कितना हो जाएगा 700। ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 और यानी कि कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है वेरी गुड, हाँ इस प्रकार से जो है आपको जो है क्या कर सकते हो, एवरेज वाला निकाल सकते हो। वो तरीके अलग अलग जो है आपको क्वेश्चन दे, आपको डरना नहीं है, बेसिकली यही जो है यानी कि इसका यूज करना है। ठीक है, ओके सभी लोग सही बता रहे हैं, माधव 50, ओके प्रथम 50, ओके ठीक है। हाँ आप माइक म्यूट कर लीजिए, मेरे ख्याल से किसी का आवाज रिकॉल हो रहा है। 59 नहीं होगा बेटा, 50 होगा, आप सही से एक बार कैलकुलेशन कर लेना। ओके जोगिंदर अभिषेक, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। सर किसी को डाउट हो तो बताइए। No, अगर से किस sir. ओके चलिए ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एवोगाड्रो नंबर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये तो सबको पता है। 1 एवोगाड्रो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 होती है। ये Remember लेटेस्ट 23. वर्जन है। हाँ लेकिन ये जो हमने लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। पहले जो यूज किया जाता था 6.023 इंटू 10 to the power 23, इसको याद रखना आसान होता था, 23 इधर भी 23 इधर भी, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर Yes. सकते थे, यानी कि इसको याद कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो है यानी कि एवोगाड्रो कहता क्या है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक बात याद रखना कि एवोगाड्रो ने जो है एवोगाड्रो वैल्यू नहीं निकाली थी, याद रखना। एवोगाड्रो ने क्या करा था, एवोगाड्रो वैल्यू नहीं निकाली थी, एवोगाड्रो वैल्यू जो है किसी और ने निकाली थी। इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कहा कि 1 मोल में जितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। इन्होंने बेसिकली कहा कि आप जिस जिस का भी 1 मोल लोगे उसके अनुसार से वो क्या हो जाएगा, उतना ही मोल जो है उसमें आएगा। जैसे मैंने समझाने के लिए कहूं कि मेरे पास मैंने
ठीक है, चलिए जैसे मैंने क्या कहा कि सपोज करो कि जो है मेरे पास क्या है, जैसे उन्होंने कहा क्या, इस बात को समझना। उन्होंने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं मैं, नंबर ऑफ एटम जितने होंगे, या नंबर ऑफ एटम यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ H2 इक्वल टू, थोड़ा लेदर बेदर हो गया है, number of atoms in 1 mole of hydrogen gas equal to 1 mole of number of atoms in 1 mole of, कुछ भी ले सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑफ कार्बन ले लेता हूं। यानी कि इन्होंने बेसिकली ये नहीं बताया था कि कितनी वैल्यू आएगी, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा था कि 1 मोल हाइड्रोजन में जितने एटम होंगे उतना ही मोल के उतना ही जो है नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 1 मोल के जो है, यानी कि किसमें हो जाएंगे, कार्बन में। ये बेसिकली जो है इन्होंने ये बातें कही थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अगर जितना, मान लो सपोज करो कि 1 मोल में जितना हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम है, उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम जो है 1 मोल कार्बन में, ऑक्सीजन में। ये बात उन्होंने कही थी। तो कहोगे कि सर निकाला किसने था? निकाला था जो 2 साइंटिस्ट थे, फ्राडे एंड मिलिकेन, इन दोनों ने जो यानी निकाला था। अब मैं निकालने सिखा देता हूं कैसे निकाला जाता है, कि आपको जो है यानी कि 1 एटम का जो मास होता है वो याद रखना है, कितना हो जाता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 होता है। ठीक है, AMU में, यानी कि एक एटम का मास जो होता है यानी कि इतना होता है। अब जैसे निकालना है तो मुझे 12 ग्राम में निकालना है, एक एटम का मास इतना है, तो 12 AMU में कितना हो जाएगा, तो इतने एटम निकल जाएंगे, 12.1.99 इंटू 10⁻23। अब जैसे इसको सॉल्व करते हो तो ये जो वैल्यू आ जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यानी कि इनकी जो है वैल्यू निकाल ली, यानी कि 1 एवोगाड्रो को। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है एवोगाड्रो नंबर को क्या लिखते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, Na को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और 1 एवोगाड्रो नंबर में कितनी वैल्यू होती है, यानी 1 एंड ए इक्वल टू कितना हो जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इतनी सी बात समझ में आ गई? सर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। पूरा एकदम जो है क्लास शांत हो गया। अरे जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दीजिए। ठीक है, ओके, तो समझ ठीक है, ये बीच में आप लोग है जगाते भी। हाँ, हाँ, पता लगा कि जो है सर 6.03 नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली क्या होता है ना, पहले जो ना इसकी वैल्यू 1.99 कुछ कम थी, जिस कारण से उसकी वैल्यू थी। अब जो हमने हमारे पास काफी अच्छी जो है मेजरमेंट आ गई, जिस कारण से अब जो है एग्जैक्ट काफी एक्यूरेट आती है। अब उसके कारण क्या होता था, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता था, 0.3 के कारण 10⁻23 है, इसमें इतने ज्यादा करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता था। ठीक है, तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि इसका जो है यूज करते हैं। अब जो एग्जैक्ट जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ज्यादा बढ़िया होगी ना, इसलिए जो है अब हम लोग जो क्या यूज करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 करते हैं। आपको क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ बोलिए दिव्यांशु, अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए दिव्यांशु। अगर जब किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे। हाँ चलिए आगे बढ़े। सर रिपीट कर दो, ओके कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि मेरे को जो है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू निकालनी थी। अब मैंने क्या कहा कि 1 एटम का जो मास होता है वो मैंने कितना माना, 1.99। सर आगे बताओ, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। 1.99 इंटू 10⁻23 होता है एक एटम का मास। मुझे कार्बन के निकालना था, कार्बन क्यों कार्बन के लिए निकाल रहे थे, क्योंकि उस समय जो है यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन की ही बातें चल रही थी, इसलिए हमने जो है कार्बन के लिए ही लिया। अब यानी कि 1/12 यानी कि जो है इसका जो है इतना वैल्यू आ गया, सॉरी 1.99 इंटू 10⁻23 एक एटम का वेट आ गया। तो कार्बन में कितने एमयू होते हैं, 20 एमयू।
तो यानी कि अगर आपको पता लग जाएगा एक एटम का मास है तो जितना टोटल मास उसमें डिवाइड कर दोगे तो टोटल एटम निकल जाएंगे। हमने 12 में 1.99 को हमने क्या कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, और जैसे डिवाइड कर दिया तो यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. ठीक सर है, अब जो हम लोग बात, हाँ यस सर। बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। No, sir. ओके चलिए, ठीक है। अब हम लोग जो बात करते हैं यानी कि मोल की बात करते हैं। हाँ ठीक है, बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, मोल की बात करते हैं। अब मोल क्या होता है याद रखना कि बेसिकली अब यहाँ पे क्या आ गया कि इस चीज को समझना, अगर जो दिक्कत क्या आने लगी कि हमारी लाइफ में छोटी से छोटी चीज को मेजर करना था। किसकी? मोल की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है ना। हाँ हाँ, अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी अब समस्या क्या आ गई कि आपको छोटी से छोटी यूनिट की चीजें को जो है मास को मेजर करना था। अब हमें छोटी से छोटी चीज के मास को मेजर करना है तो यानी कि उसके लिए कुछ ना कुछ क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप दुकान में जाते हो तो रेफरेंस रहता है कि बटखरे से हमें जो है वो 1 केजी चीनी चावल जो भी आप लोग लेते हो आटा दाल उसको दे देता है, लेकिन उसी तरह से छोटे छोटे एटम को मास को मेजर करने के लिए भी हमें छोटी यूनिट चाहिए थी। अब उस छोटी यूनिट को जो है डिराइव करना था, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, और जिसका नाम क्या पड़ा, मोल कॉन्सेप्ट पड़ा। उन्होंने क्या कहा, अवगाडो के अनुसार से, ध्यान से सुना, उन्होंने क्या कहा कि एक अवगाडो की जो वैल्यू होगी, यानी कि एक अवगाडो में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे वो 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल बात भी सही है, क्योंकि 1 अवगाडो में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 था। अब जब इतनी थी तो यानी कि वो 1 मोल के बराबर ही है, तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही थी। तो वही कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल्स। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल्स। यानी कि एक एवोगाड्रो में 1 मोल, अगर जो 10 एवोगाड्रो हो गए तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 10 मोल हो जाएंगे। यही बात का, इसको एक और तरीके से भी आप क्या कह सकते हो, यानी कि लिख सकते हो, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एज पार्टिकल एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि आप जो है यहां से भी ऐसे निकाल सकते हो कि जो 12 ग्राम में जितने जो है जो बेसिकली हमने जो एटॉमिक मास जो लेते हैं वो किसके अनुसार से लेते हैं, यानी कि जो है कार्बन 12 के आइसोटोप्स के अनुसार से लेते हैं। वही कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी पार्टिकल एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम। बेसिकली 12 ग्राम का मतलब ही क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो यही चीज जो है घुमा फिरा के जो है इन्होंने ऐसे लिखा कि 1 मोल के अनुसार से जो है जितना मास आएगा या जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे उसके अनुसार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है 1 मोल कहते हैं। ठीक है, अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एक बार मेरे को बता दीजिए किसी को कोई डाउट हो। किसी को कोई डाउट? ओके चलिए, ठीक है। अब यानी कि जो है इस प्रकार से होता है। अब जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है कई सारी चीजें जो है आपको सिखाता हूँ, मॉलिक्यूलर मास जो है निकालने सिखाता हूँ। ओके चलिए, अब जो है मैं नेक्स्ट पेज को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके सामने क्या आ गया, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाता हूँ। मॉलिक्यूलर मास, ये ध्यान से सीखना कि आप लोग अब सबसे पहले तो पेन पेपर ले लो, तभी जाके मजा आएगा। आप लोग फटाफट से बताना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान आसान से चीजें पूछूंगा। मैं एक बता देता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद है? यस सर। याद है? यस ओके, सर। हाँ चलिए, अगर ये याद नहीं है तो मैं टेक्निक बता दूं। यस सर। यस सर। बता दो। अच्छा चलिए, मैं 1 से लेकर 30 तक को आपको टेक्निक बता देता हूँ आपको याद रखने की। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, अब याद रखना, मैं इसके बाद यहाँ भी लिख देता हूँ, नियॉन के बाद क्या आता है, सोडियम। नियॉन के बाद सोडियम आता है, मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस
16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम, 20 कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद आता है स्केडियम। ठीक है, हाँ स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। ठीक है, बेसिकली हमें 1 से लेकर 30 तक में फटाफट से जो है आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आपको एक याद रखना है कि ऑड और इवन। ऑड के लिए जो मास होगा वो मैं 1 से लेकर 20 तक बता रहा हूँ, 2n+1 होगा। इवन के लिए क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑड के लिए क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, और इवन के लिए क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का सबका पता ही रहता है, हीलियम का ऑड है कि इवन है, तो यानी कि इवन है, तो इवन के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यानी कि n क्या रखना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब जैसे ही क्या हो गया कि लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, तो 3 क्या ऑड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2n+1 यानी कितना हो जाएगा, 7। साइंस टीचर वेरी केयरिंग मैडम फॉर। ओके, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कीमती का। इसको ऐसे भी कह सकते हो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। एक और भी तरीका है जो बड़ा फनी है, रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हो, तरीके अलग अलग है, आपको जो इच्छा है हाँ जो याद रखना है याद रख सकते हो। ठीक है, अब बेरिलियम, इसको याद रखना, ये एक्सेप्शन होता है, इसका होना चाहिए था 8 लेकिन होता है कितना है, 9 होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि बोरोन का, यानी कि 5 है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 11 है, 6 है तो यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन आपको याद रखना है, यानी कि कौन सा होता है, नाइट्रोजन। होना चाहिए था 15 आपके अनुसार से, रूल के अनुसार से, लेकिन होता कितना है यहाँ पे 14। ठीक है, होना चाहिए था 15 लेकिन रूल के अनुसार से, लेकिन होता कितना है, 14 होता है। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसको ग्रीन पेन से लिख देता हूँ ताकि कि आप भूलोगे तो ओहो, इसको जो है, अरे यार मिट जा, इसको जो है मैंने ग्रीन पेन से जो है 14 लिख दिया। ठीक है, अब यानी कि आयरन का कितना होता है, सर टाइम हो रहा है, बिल्कुल मेरे पास 5 मिनट है, मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। आयरन फ्लोरीन यानी कि 9 होता है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 19, और नियॉन का कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, उसी तरह से सोडियम 11 है तो यानी कि 23, मैग्नीशियम कितना है, 24, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 27, सिलिकॉन कितना हो जाएगा, 28, फास्फोरस कितना हो जाएगा, 31, सल्फर कितना हो जाएगा, 32, क्लोरीन का याद रखना कितना होता है, 35.5, ये मैंने अभी निकाल के भी दिखाया था। आर्गन का भी याद रख लेना कितना होता है, 40 होता है, और पोटासियम का 39, और कैल्शियम का भी कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, मैं फटाफट से बता रहा हूँ। अब देखो 20 से लेके 30 तक याद कैसे करना है, आपको क्या करना है कि इसका जो है एटॉमिक नंबर मैं लिखता हूँ 21, इसका 22, इसका 23, इसका लिखता हूँ 24, इसका लिखता हूँ 25, इसका लिखता हूँ 26, इसका लिखता हूँ 27, इसका लिखता हूँ 28, और इसका लिखता हूँ 29, और इसका लिखता हूँ 30। अब इसको क्या कर देना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना सबको, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार से सबको अब क्या करना कि लिखना +3 +4 +5 +4 +5 +4 +5 +3 +5 5। आपको क्या करना है, 345 345 45, 3 बार 45 लिखना है, यानी कि 345 45 45, और फिर क्या लिखना है, 355, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, यानी कि ऐड कर देना, जो भी वैल्यू आएगी, बस कॉपर की जो है यानी कि कितनी हो जाती है, 63.5, बाकी जो है आप पीरियोडिक टेबल से मिलाओगे तो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेट करके नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो इस चीज को ध्यान रखना। आपको बेसिकली क्या करना है कि जो है यानी कि देखो ऐसे याद करोगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। मैं इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ,
ताकि कि आप लोग जो है इसको याद रखना। मैं यहाँ पे जो है 31 मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35.5। आपको बस ये 4 याद रखना है, 1 से 20 तक में जो है ये 4 याद रखना है, और बाकी जो है चीजें आपको याद हो जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40, ठीक है, ये 39 है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 1 से लेके एटलीस्ट 30 तक तो आप याद रख सकते हो। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मेरे को। बस यहाँ पे कॉपर को जो है लिखना 63.5, 63 आएगा, लेकिन आप उसको लिखना कितना, 63.5। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो हाँ, तो आप एक सर। बार जो है एक बार जो है आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना, ऑड इवन का रूल अप्लाई करना, ठीक है, और उसके बाद जो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा, या कल मेरे को बताना कि किसने लिखा है नहीं लिखा है, तो जो है मैं भी देखूं। आप लोगों को एक बार याद भी करने का प्रयास करना। कल की क्लास में हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो है आगे बताएंगे, ठीक है। आप लोगों की शायद क्लास होगी, मेरी भी क्लास है, तो अगर जो किसी को कोई डाउट हो यहाँ, बोलिए। सर आप नोट्स कब भेजोगे? कल 11 बजे तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली तीनों को बराबर सर। पढ़ाने के बाद जो ना मैं एक ही नोट्स भेज देता हूँ। इससे क्या होता है कि ताकि कि सारे लोग को एक ही साथ मिल जाए, जो बेस्ट जो नोट्स होते हैं उस क्लास के अनुसार से, तीनों में से, तो उसके अनुसार से मैं भेज दूँ, कल आपको मिल जाएगा। नहीं है क्लास सर, क्या मतलब नहीं समझा बंस, क्या मेरे को बता सकते हो सर? बाय आदित्य, बाय। वंस फिर से एक बार मुझे बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब इसके बाद क्लास नहीं है। अच्छा, आपकी नहीं है ना बेटा, हमारी है, ठीक है। हमारी जो है 9 बजे, इसके बाद क्लास नहीं है। आपकी नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हो, मेरी क्लास है, ठीक है। तो मेरे को क्लास के लिए मेरे को क्लास लेने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तो इसमें छोड़ देते हैं। बाकी में जैसे सुबह वाली, जैसे आप कल से जब इसमें सुबह होते तो उसमें मैं 5 मिनट 10 मिनट खींच देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, फिर जो है नोट्स जो है मैं भेज दूंगा। ओके, बाय, गुड नाइट, गुड बाय नाइट, सर। बाय, गुड नाइट क्योंकि मुझे दूसरे, हाँ, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, सर। गुड नाइट। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक, ओके, बाय। यस सर।